अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रोडक्शन एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन एनालिसिस डिस्कस किया था, जिसमें एटलीस्ट वन इनपुट आपका फ़िक्स होता है, जिसमें हमने कैपिटल फ़िक्स रख के लेबर को चेंजेबल रखा था और फिर देखा था कि प्रोडक्शन डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन एनालिसिस, जिसमें आपके तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं। हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। हमने लास्ट क्लास में दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किए थे, डेट इज़ लेबर एंड कैपिटल। तो लॉन्ग रन में आपका लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल होंगे, दोनों चेंज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लॉन्ग रन प्रोडक्शन एनालिसिस, जिसको हम आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट एनालिसिस भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसो कॉन्ट्स को। व्हाट आर द आइसो कॉन्ट्स? बेसिकली एक कर्व होता है, आइसोक्वांट कर्व होता है, जो कि दो इनपुट्स के कम्बिनेशंस को शो करता है, और ये दोनों कम्बिनेशंस, डिफरेंट कम्बिनेशंस जो होते हैं इनपुट्स के, ये हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को देते हैं। जैसे कि आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व का ज़रा कंसेप्ट माइंड में रखें कि इंडिफरेंस कर्व क्या था। दो चीज़ों के, दो गुड्स के कम्बिनेशन को शो करता था, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते थे कम्बिनेशन। तो ये इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए और आइसोकॉन्ट कर्व प्रोड्यूसर के लिए है। कंसेप्ट वही है। इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स की, दो कमोडिटीज़ के कम्बिनेशन को शो करता है, और आइसोकॉन्ट आपके दो इनपुट्स के कम्बिनेशन को शो करता है। इन डिफरेंस कर्व में उन गुड्स के कम्बिनेशन से क्या मिलती थी? सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे इनपुट्स के कम्बिनेशन से क्या मिलेगी? प्रोडक्शन। वहाँ पे जो हर कम्बिनेशन बनता था इन डिफरेंस कर्व में गुड्स का, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता था। यहाँ पे जो आपके कम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट्स के, वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन देंगे। सो an isocont is a curve showing all possible combinations of input physically capable of producing a given level of output. तो इनपुट्स के, दो इनपुट्स के तमाम कम्बिनेशंस को शो करेगा, और वो तमाम कम्बिनेशन फिज़िकली कैपेबल होंगे किस चीज़ के? आउटपुट को प्रोड्यूस करने के। और इन कम्बिनेशन से जो आउटपुट मिलेगी वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी प्रोड्यूसर को, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन देगी प्रोड्यूसर को। सो एन आइसोकॉन्ट represents all those combinations of input which are capable of producing the same level of output. An isocount is also known as production indifference curve. सो ये वही कंसेप्ट हैं जो भी मैंने आपको सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए, ये उनकी डेफिनेशन हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं दो इनपुट्स के। एक इनपुट x कंसीडर किया है और एक इनपुट y कंसीडर किया है। इसको हम लेबर और कैपिटल भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जब आप x का फर्स्ट यूनिट, इनपुट x का फर्स्ट यूनिट अप्लाई करते हैं, साथ आपके दूसरा इनपुट जो कि y है, उसके कितने यूनिट हैं? 12। तो पहला कम्बिनेशन बना एक यूनिट x का और 12 यूनिट y के, और उससे हमें ए कम्बिनेशन मिल गया, कम्बिनेशन 1 मिल गया। कम्बिनेशन ए जो है उस पर x इनपुट का 1 यूनिट है और y इनपुट के 12 यूनिट है। ये दोनों 1 यूनिट और 12 यूनिट मिलके एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं, स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट, लेट्स से 100 यूनिट्स। अब जब जैसे ही एक फैक्टर को बढ़ाया, x के फैक्टर पहले ए कम्बिनेशन पे 1 यूनिट था, अब उसके अगर 2 यूनिट पे लेके जाते हैं तो y के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ते हैं, y के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ते हैं, जो कि b कम्बिनेशन है, 2 यूनिट x के और 8 यूनिट y के। फिर ये कम्बिनेशन जो b कम्बिनेशन है, ये भी उतना ही आउटपुट, उतनी ही प्रोडक्शन दे रहा है, लेट्स से 100 यूनिट। c कम्बिनेशन 3 और 5, d कम्बिनेशन 4 और 3, e कम्बिनेशन 5 और 2। अब इसमें ज़रा सब्सटीट्यूशन का पैटर्न देखें। सब्सटीट्यूशन वही इंडिफरेंस कर्व वाला जो आपका कंसेप्ट है वो माइंड में रखना है कि x का हर यूनिट बढ़ाने के लिए y इनपुट के कुछ यूनिट छोड़ने पड़ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड दी सब्सटीट्यूशन। दिस इज़ कॉल्ड दी सब्सटीट्यूशन। किस रेट से छोड़ने पड़े वो डिमिनिशिंग है, कि जब आप ए कम्बिनेशन से बी कम्बिनेशन पे आए
उस पर आपने एक्स का 1 यूनिट से 2 यूनिट पे आए तो आपने वाई के 4 यूनिट छोड़े, फिर 2 से 3 1 यूनिट भाया, फिर आपने 8 से 5 पे 3 यूनिट छोड़े, फिर 2 यूनिट छोड़े, फिर 1 यूनिट छोड़े। तो ये जो यूनिट छोड़ रहे हैं, ये आपका ये जो सब्सटीट्यूशन हो रही है, एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड दी marginal rate of technical substitution. Marginal rate of technical substitution, that is basically the slope of the isoquant curve. जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व की स्लोप पढ़ी थी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो यहाँ पे जो आइसोक्वांट कर्व की स्लोप होगी वो कहलाएगी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, और ये डिमिनिशिंग है, यानी हर x का अगला यूनिट बढ़ाने के लिए y के पहले से कम यूनिट छोड़ने पड़ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, DMRTS। तो ये वही कंसेप्ट हैं जो हम पहले सारे पढ़ चुके हैं। सो दिस इज़ द टेबल which shows different combinations of two inputs that are x and y, and all these combinations like a b c d e showing the same level of production, let's say 100 units। ये उसका ग्राफ है। एक्स पे हमने 1 2 3 4 5 जो हमने पहले रखा हुआ था, और आपने वाई एक्सिस पे उसके प्रोडक्शन लेवल ले लिया, और इनको जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं तो सेम इंडिफरेंस कर्व वाली शेप लेता है। तो ये प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व है, या इसको हम आइसोकांट कर्व कहते हैं, जो कि वाई इनपुट और एक्स इनपुट के दो कम्बिनेशंस को शो कर रहा है, और हर कम्बिनेशन प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। सो दिस इज़ द आइसोकांट कर्व। इसकी स्लोप क्या कहलाएगी? इट्स स्लोप इज़ कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अजम्पशंस क्या हैं आइसोकांट की? ओनली 2 फैक्टर्स और इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन के। आइसोकांट के अंदर सिर्फ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड यूज्ड इन वेरियस प्रपोर्शंस। आप इसको जो आपके इनपुट्स होते हैं उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टेक्निकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट पॉसिबल टू चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो टेक्निक नहीं चेंज होगी थ्रू आउट द प्रोसीजर, वो सेम रहेगी। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे। जितने भी आपके पास अवेलेबल फैक्टर्स हैं, जितनी भी उनकी क्वांटिटी है, उनको एफिशिएंटली आपने यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं आपके आइसोकांट की। अब टाइप्स हैं आइसोकांट्स की। 3 तरह के आइसोकांट पॉसिबल हो सकते हैं। लीनियर आइसोकांट, राइट एंगल आइसोकांट्स और कन्वेक्स आइसोकांट्स। अब हम देखते हैं कि लीनियर आइसोकांट कब बनेगा, राइट एंगल आइसोकांट कब बनेगा, और कन्वेक्स आइसोकांट कब बनेगा। लीनियर आइसोकांट तब बनता है जब आपके दोनों इनपुट्स परफेक्टली सब्सटीट्यूट हों एक दूसरे के साथ। दोनों इनपुट परफेक्टली सब्सटीट्यूट हों एक दूसरे के साथ, यानी कि किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपको एक इनपुट रिक्वायर्ड है, लाइक गैस रिक्वायर्ड है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर वो गैस अवेलेबल नहीं है, आप उसकी जगह पेट्रोल यूज़ कर लें तो आपकी प्रोडक्शन के अंदर कोई फ़र्क ना आए, तो ये दोनों जो इनपुट्स हैं गैस और ऑयल, ये दोनों परफेक्टली सब्सटीट्यूट हैं। परफेक्टली सब्सटीट्यूट यानी एक यूनिट उसका बढ़ाने के लिए एक यूनिट उसका छोड़ना पड़ेगा, ये परफेक्टली सब्सटीट्यूट है। इस तरह की कंडीशन में जब दोनों इनपुट्स आपस में परफेक्टली सब्सटीट्यूट हों तो आपका लीनियर आइसोकांट बनता है। उन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग ओनली कैपिटल और लेबर, और बाय नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ बोथ कैपिटल एंड लेबर, से 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और वेरियस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय burning gas only. Oil and gas are perfectly substitute here. So the isoquants are straight line when two inputs are perfectly substitute to each other. ये उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ऑयल और गैस जो हैं ये एक दूसरे के साथ परफेक्टली सब्सटीट्यूट हैं, तो इन दोनों का जो आइसोकांट बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम देखते हैं राइट एंगल आइसोकांट कैसे होते हैं। जब आपके दोनों इनपुट्स में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल ही ना हो,
दोनों एक दूसरे के साथ ना परफेक्टली ना इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो ही ना सकें, तो फिर इस तरह के जो आपके आइसोकॉन्ट बनेंगे वो आपके राइट एंगल आइसोकॉन्ट होंगे। लाइक एग्जांपल है इसकी कि अगर आपके पास एक चीज़ है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इनपुट में दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक आपके पास गैस है और दूसरी लेट्स से आपके पास कलर्स हैं। कलर्स किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो कलर्स यूज़ होते हैं, तो गैस से आपकी मशीनरी चलनी है, गैस से आपके प्लांट्स रन होने हैं, उन मशीनरी के चलने से आप इनपुट कलर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ प्योरली सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही ना हो, तो फिर हमारा जो आइसोकॉन्ट होगा वो एल शेप या राइट एंगल आइसोकॉन्ट कहलाएगा। ये इस तरह का राइट एंगल या एल शेप्ड आइसोकॉन्ट ये कब है, जब आपके पास दोनों इनपुट्स आपके परफेक्टली सब्स्टिट्यूट ना हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए क्लासेस की और व्हील्स की। स्कूटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक तो सॉरी क्लासेस नहीं, चेसिस जो होती है, उसकी बॉडी जो होती है, चेसिस और व्हील, ये दोनों इनपुट्स हैं स्कूटर को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप चेसिस की जगह व्हील को यूज़ करके स्कूटर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, चेसिस भी यूज़ करना पड़ेगा, व्हील भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। जैसे जैसे चेसिस की आपकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे व्हील्स भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते एक दूसरे के। तो इस सूरत हाल में आपके जो आइसोकॉन्ट बनेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर, डेट इज़ एल शेप और राइट एंगल्ड आइसोकॉन्ट। सो लास्ट में कन्वेक्स आइसोकॉन्ट्स, ये जो हमने अभी पहले इसकी डायग्राम जो बनाई है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब आपके जो इनपुट्स हैं वो इम्प्रॉपरली या नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हों, जो हमने पहली सिचुएशन पढ़ी थी जिसमें वो लीनियर थे, उसमें वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट थे। जब सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल हो लेकिन वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो। इम्परफेक्ट क्या, कि जैसे हमने ये देखा कि जैसे जैसे एक्स का एक यूनिट बढ़ाया, एक्स के कुछ यूनिट छोड़े लेकिन वो पहले से कम छोड़े जा रहे थे, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। तो इस वजह से आपका जो आइसोकॉन्ट बनेगा वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा, इस तरह का कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोकॉन्ट की, जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे। जिस तरह प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व में एक थी कि इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड, ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, आइसोकॉन्ट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। इनकी नेगेटिव स्लोप क्यों आती है, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन के एक इनपुट को बढ़ाने के लिए दूसरा इनपुट को छोड़ना पड़ता है, इस वजह से आपकी जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव कहलाती है। सो इसी तरह जब आपका इंडिफरेंस कर्व मैप था, इंडिफरेंस कर्व में मैप के अंदर हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व शोज द लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे आइसोकॉन्ट का मैप होगा और आइसोकॉन्ट मैप के अंदर हायर आइसोकॉन्ट शो द लार्जर आउटपुट एंड लोअर आइसोकॉन्ट शो द लोअर आउटपुट। फिर एक प्रॉपर्टी हमने उसमें ये पढ़ी थी कि इंडिफरेंस कर्व मैप के अंदर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। अगर टच करते हैं तो कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कम्बिनेशन ले। इसी तरीके से जब आइसोकॉन्ट का मैप बनेगा तो दो आइसोकॉन्ट्स एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, फिर प्रोड्यूसर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इन टच जब कर जाएंगे तो वो कौन से वाला आइसोकॉन्ट चूज़ करे कि उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो। सो इन आइसोकॉन्ट मैप नो टू आइसोकॉन्ट्स इंटरसेक्ट और टच ईच अदर्स। फिर लास्ट में आइसोकॉन्ट कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसे कि आपके हमने ये पढ़ा था कि इन डिफरेंस कर्व्स और कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और उसकी रीज़न हमने क्या दी थी, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये क्यों कन्वेक्स है, ड्यू टू डिमिनिशिंग और ड्यू टू फॉलिंग ट्रेंड इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन द आइसोकॉन्ट्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन।